हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज ये हमारा लास्ट वीडियो, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग 5-6 वीडियो हम लोग कर चुके हैं इस टॉपिक पे। 1857 से हम फ्रीडम स्ट्रगल को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज आप पहले वीडियो यदि नहीं देखें तो ज़रूर देखें जा करके। तो आइए शुरू करते हैं। कल हम लोग INA के बारे में पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े थे, कहाँ पे INA का स्थापना हुआ, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ है ना। तो हम लोग फिर INA का मतलब कि INA सरेंडर क्यों करना पड़ा, कहाँ सरेंडर किया, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग INA ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं। जब INA सरेंडर किया तो उसके ऊपर केस चलाया गया है ना। तो INA का ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रायल ऑफ INA प्रिजनर्स बिगेन ऑन 5 नवंबर 1945। 5 नवंबर 1945 को INA का प्रिजनर का ट्रायल चालू किया गया। और कहाँ चालू किया, तो रेड फोर्ट पे, जो लाल किला हम लोग का वहाँ पे चालू किया गया। ठीक है। सम प्रोमिनेंट INA ऑफिसर पुट ऑन ट्रायल। तो उसमें जो उनका तो डेथ हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी का, तो फिर भी जो जितने भी INA के जो ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके ऊपर चलाया गया। जैसे एक थे जनरल शाहनवाज, गुरिदाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, है ना। द AICC एट इट्स सेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट इट्स सेशन हेल्ड इन बॉम्बे में सेशन चला था 21 से 23 सितंबर 45 में। अडॉप्टेड अ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इट्स सपोर्ट टू कॉज ऑफ INA सोल्जर्स। तो वहाँ पे बॉम्बे रेजोल्यूशन में कहा गया कि हम लोग INA सोल्जर का साथ देंगे। कांग्रेस जो है INA सोल्जर के साथ है। द कांग्रेस ऑर्गेनाइज INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी। कांग्रेस जो है INA रिलीफ और इंक्वायरी कमेटी सेटअप किया गया कांग्रेस के अंदर, जिसके लीडर थे यहाँ तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली, अरुणा आसफ अली जो थे, इनके नेतृत्व में। अंडर द लीडरशिप ऑफ भुल्लाभाई देसाई। लीडर कौन थे इन सब, मतलब कि चारों पांचों वकील ही थे लेकिन फिर भी इनमें जो लीडर थे उनका नाम था भुल्लाभाई देसाई। और ये मतलब कि ये लोग टीम बना करके INA ट्रायल में गए रेड फोर्ट पे, और वहाँ पे मतलब कि केस इंडिया के फेवर में आया था, INA के फेवर में आया था। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि INA ट्रायल दिल्ली में चालू हुआ था, रेड फोर्ट पे कब चालू हुआ था और किन के लीडरशिप में हुआ था। भुल्लाभाई देसाई और मेन कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। ठीक है। राजगोपालचारी फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 1944 में आया था। राजगोपालचारी फार्मूला एक्चुअली है क्या, तो सी राजागोपालचारी हुए रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1943। 1943 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिए गए थे। रिलाई द नेसेसिटी ऑफ सेटलमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होना काफ़ी जरूरी है ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि देश बटे। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस और लीग में समझौता होना जरूरी है। तो 1944 में एक फार्मूला जिन्ना के साथ बैठ करके वो तय किए कि हाँ, मतलब कि एक समझौता कराने की कोशिश की। मेन कहने का मतलब ये है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस फार्मूला वेर फॉलोज। क्या क्या उसका कंस्टिट्यूएंट था फार्मूला का। द मुस्लिम लीग वाइल इंडोर्सिंग द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस शुड कोऑपरेट विद कांग्रेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर ट्रांजिशनल पीरियड। तो मुस्लिम लीग से बोला गया कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के डिमांड में आप कांग्रेस के साथ कोऑपरेशन कीजिए और प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट कीजिए। आफ्टर द एंड ऑफ वार, अ कमीशन टू बी अपॉइंटेड फॉर डिमार्केशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विच एट एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजोरिटी। यदि जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो उस समय एक कमेटी बनाया जाएगा जिसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है इंडिया का, ये दो पार्ट है, वहाँ पे मुस्लिम का मेजोरिटी वाले मतलब कि एरिया को डिमार्केट करने के लिए कमेटी बनाया जाएगा। प्लेबिसाइड फॉर इनहेबिटेंट्स इन देम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो प्लेबिसाइड किया जाएगा। प्लेबिसाइड करने का मतलब कि वहाँ पे जनता से राय लिया जाएगा। ठीक है, फॉर इनहेबिटेंट्स इन देम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट स्टेट। ठीक है, तो सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए जनता से प्लेबिसाइड कराया जाएगा। ठीक है, मतलब कि वोटिंग कराया जाएगा इनडायरेक्टली, ऐसा समझ लीजिए। प्लेबिसाइड का मतलब कि जनता का राय लेना वोटिंग के माध्यम से। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब हर किसी को वोट देने का मौका मिलेगा और उनसे पूछा जाए कि आप सेपरेट स्टेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। इट विल बी ओपन टू ऑल पार्टी टू एडवोकेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर द प्लेबिसाइड इज हेल्ड। यदि प्लेबिसाइड होता है तो हर पार्टी को अपना राय रखने का, जनता से प्रचार करने का अधिकार होगा कि आप अलग स्टेट के फेवर, मतलब कि अलग कंट्री के फेवर में वोट कीजिए या फिर एक ही कंट्री में, मतलब बंटवारा के फेवर में कीजिए या बंटवारा के अगेंस्ट में कीजिए। ठीक है, ऐसा हर पार्टी को अपना राय रखने का जनता के सामने अधिकार होगा। इन केस ऑफ सेपरेशन, यदि सेपरेशन होता है, एसेंशियल कॉमन सर्विसेज लाइक डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, अदर एसेंशियल सेक्टर वेर टू बी रन टुगेदर। तो यदि सेपरेशन होता भी है तो डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये सब जो है एक साथ रहना चाहिए, है ना। एनी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन सोल ओनली ऑन एब्सोल्यूट वॉलंटरी बेसिस। जो पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होता है, यदि पार्टीशन होता है तो वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, मतलब जो जिसको जहाँ रहने का मन है रह सकता है। द स्कीम विड ओनली बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश। और यह स्कीम जो है राजगोपालचारी जी का, है ना, ये तभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब वुड बी इम्प्लीमेंट ओनली आफ्टर द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश, जब पूरी तरह से, है ना, ट्रांसफ़र कर दें।
जीना टर्न डाउन राजगोपालचारी प्रपोजल सेइंग दैट ऑफर्ड अ मल्टीलेटेड एंड माउथ ईटन पाकिस्तान, है ना। तो जीना जो है राजगोपालचारी फार्मूला से रिजेक्ट इसे एक कह दिए कि माउथ ईटन पाकिस्तान के बारे में, मतलब कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें कोई जान ही नहीं है इस तरीके से। बट एग्री टू होल्ड टॉक विद गांधी, लेकिन बोले कि ठीक है हम गांधी जी से बात करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे मतलब इससे सहमत नहीं है। जीना डिमांडेड एट मुस्लिम एलोन वर टू इंटाइटल टू वोट फॉर पार्टीशन। जीना का डिमांड था कि मुस्लिम को ही सिर्फ वोट करने का अधिकार दिया जाए पार्टीशन के लिए, कि पार्टीशन चाहिए कि नहीं सिर्फ मुस्लिम ही तय करे, नॉट द होल पॉपुलेशन, है ना। यहाँ पे बोला गया था कि पूरे पॉपुलेशन ने तय करे कि पार्टीशन चाहिए कि नहीं, ठीक है। ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया मतलब कि जो अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश देख रहे हैं उस तरह के एरिया का। गांधी जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एट इज ऑल बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। गांधी जी इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी के बेस्ट पे था, ठीक है। तो ये था राजगोपालचारी फार्मूला के बारे में। एक देसाई लियाकत पैक्ट हुआ था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। गांधी डायरेक्टेड भुल्ला भाई जीवन देसाई टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू अपीज द लीग लीडर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ 1942-45 पॉलिटिकल इम्पैस। तो सी राजगोपालचारी फार्मूला जब मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, तो गांधी जी भुल्ला भाई देसाई को बोले कि आप जाकर के एक नया ट्राई कीजिए कुछ, है ना। तो देसाई बीइंग द लीडर ऑफ कांग्रेस इन द सेंट्रल असेंबली एंड फ्रेंड ऑफ लियाकत अली। लियाकत अली कौन थे? तो मुस्लिम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, डिप्टी लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, ऐसा मान के चलिए। मीट इन 1945 थे। लियाकत अली के दोस्त थे भुल्ला भाई देसाई जो थे, और कांग्रेस के भी लीडर थे, तो दोनों में काफ़ी अच्छा बनता भी था, इसलिए इनको बोला गया था। तो जनवरी 1945 में दोनों को मीटिंग हुआ। गेव हिम प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो बोला गया कि सेंटर में हम लोग मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। आफ्टर देसाई डिक्लेरेशन एट पेशावर ऑन 22 अप्रैल 1945 लियाकत अली पब्लिश द लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ 22 अप्रैल 45 को। उसके बाद लियाकत अली इसको पब्लिश किया एग्रीमेंट को। उस एग्रीमेंट में क्या क्या था हम लोग यही देखते हैं। तो उसमें क्या क्या था? नॉमिनेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बाय बोथ इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा उसमें लीग और कांग्रेस दोनों की तरफ से बराबर संख्या में आदमी होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पार्टिकुलर SC एंड द सिक्स। द गवर्नमेंट वाज टू फॉर्म एंड वाज टू फंक्शन विद द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ 1935। तो एक गवर्नमेंट बनाया जाए इंटरिम गवर्नमेंट, और वो कैसे काम करेगी गवर्नमेंट? तो 1935 का जो एक्ट आया है उसके हिसाब से काम करेगी। उसके लिए संविधान का काम यही करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसके लिए संविधान का काम करेगा। बेवेल प्लान क्या है? तो सिंस द रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1939, 1939 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री सब रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इंडियन से बिना पूछे ब्रिटिश जो है इंडियन को वार में भेज रहा था। तो कंट्री में एक पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी आया था, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो बेवेल प्लान फिर आया। ये अटेम्प्ट था डेडलॉक को रोकने, मतलब कि हटाने के लिए, टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन 1945। वायसराय वेंट टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशन। जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड बेवेल, वो इंग्लैंड गए, वहाँ से पूछे कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो वायसराय क्रिएटेड टू कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर डायलॉग 14 जून 1945। द रिलीज ऑफ ऑल कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो उसके लिए क्या किए? पहले तो बातचीत के लिए एटमॉस्फेयर बनाया गया, है ना, सारे सबको रिलीज कर दिया गया। ऑन दिस डे बेवेल ब्रॉडकास्ट ए प्लान पॉपुलरली नोन एज बेवेल प्लान। तो इस दिन बेवेल के द्वारा एक प्लान घोषित किया गया जिसको पॉपुलरली बेवेल प्लान बोला जाता है। द बेवेल प्रोपोज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बेवेल बोला कि एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे सेंटर में, इन विच ऑल द मेंबर एक्सेप्ट वायसराय एंड कमांडर इन चीफ। जिसमें 2 मेंबर के अलावे, वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावे जितने मेंबर हैं सब इंडियन होंगे। मोर ओवर ऑल द पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वर टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर। डिफेंस के अलावे जितने मंत्री होंगे सब जो है इंडियन होंगे। इन द proposed executive council which was to be 14 member, Muslim also constitute 25% of total population will be given the right to own representative by selecting 6 representatives। तो 14 मेंबर में जो है 6 रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम होंगे ऐसा बोला गया, जबकि पॉपुलेशन मात्र 25% था। तो ऐसा एक तरह से लोभ दिया गया। नेक्स्ट अब कैबिनेट मिशन प्लान है। द डिसीजन ऑफ सेकंड कैबिनेट मिशन टेकन ऑन 22 जनवरी 1946। ऑन 19 फरवरी 1946 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, है ना, अनाउंस इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स अबाउट द मिशन एंड प्लान टू क्विट इंडिया। तो 1946 में ये बताया गया क्लीमेंट एटली के द्वारा कि हम जो है इंडिया को क्विट करना चाहते हैं, मतलब इंडिया को छोड़ना चाहते हैं। हाई पावर्ड मिशन ऑफ 3 कैबिनेट मेंबर्स, सर पैथिक लॉरेंस, है ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, सर स्टेफोर्ड क्रिस जो पहले आए भी थे, और एबी अलेक्जेंडर। तीनों मेंबर का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था 1946 में उसमें मेंबर कौन कौन थे। तो याद रखिएगा सर पैथरिक लॉरेंस, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है दिल्ली पहुँचे 24 मार्च 1946 को। द पर्पस ऑफ मिशन वाज टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स ऑफ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इस मिशन का पर्पस क्या था कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर किया जा सकता है शांति तरीके से। टू सजेस्ट मेजर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी एंड ऑल्सो सेटअप इंटरिम गवर्नमेंट। और क्या पावर, मतलब इसमें बोला गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करेंगे, है ना, ये सब कैबिनेट मिशन के तहत था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का इसमें प्रोविजन दिया गया। मतलब क्लीमेंट एटली पूरी तरह से मूड बना लिए थे कि इंडिया को आज़ाद करना है ना। एक्चुअली क्लीमेंट एटली का चुनावी मतलब भाषण ही यही था। वहाँ तुरंत इलेक्शन होकर लेबर पार्टी आई थी एक सरकार में, ठीक है।
क्लेमेंट इटली जो तुरंत अभी प्राइम मिनिस्टर बने ही थे उस समय, और इनका चुनावी भाषण ही था कि हम इंडिया को आज़ाद करा देंगे वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में हम लोग का फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरीके से मतलब कि चुनाव में एक विपक्ष का रोल वहाँ पे निभाए और वहाँ से जीते थे। तो इनका मेन टारगेट एजेंडा ही था कि इंडिया को आज़ाद कराना है। तो इसलिए यहाँ पे आए और बोले, मतलब कि 3 आदमी के नेतृत्व में भेजे, और यहाँ पे क्लियर कट में बोले कि हमारा मेन पर्पस क्या है कि पीसफुल किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए पावर का, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप किया जाए। Purpose of cabinet mission plan on 16th May 1946 the cabinet mission announced its own recommendation which are as follows. The unity of India had to be retained. उसमें मतलब पार्टीशन को नहीं माना गया, मतलब पार्टीशन को रोका गया। यूनिटी ऑफ इंडिया हैज टू बी रिटेन, इंडिया का यूनिटी रिटेन किया जाएगा, जैसा है इंडिया उस तरह से यूनिटी में रहेगा। इट रिजेक्टेड द लीग डिमांड फॉर फुल फ्लेज पाकिस्तान ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड नॉट सोल्व द कम्युनल माइनॉरिटी प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान के डिमांड को इसमें क्लियर नकार दिया गया। ऑन द अदर हैंड पार्टीशन वुड क्रिएट मैनी सीरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफेंस कम्युनिकेशन। बोला गया कि जिन्ना का कहना था कि जब तक पार्टीशन नहीं होगा इंडिया में कम्युनल प्रॉब्लम होते रहेगा। तो अंग्रेज़ का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और पार्टीशन जो है सीरियस प्रॉब्लम करेगा, जैसा डिफेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऐसा अंग्रेज़ का कहना था। बेवल मतलब कैबिनेट मिशन का कहना था। इट प्रपोज द वेरी लूज यूनियन ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज कंप्राइजिंग लो बोथ ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट अंडर अ सेंटर डेट वुड कंट्रोल मेयरली द डिफेंस। यहाँ इसमें एक यूनियन बनाने की बात किया गया था, जैसे अभी यूनियन हम लोग हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, उस तरीके का, लेकिन लूज यूनियन था। लूज क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंसली स्टेट को सारा पावर दिया गया, बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, ये 3 से सेंटर में रहेगा, बाकी सारा पावर जो है स्टेट के पास जाएगा। द यूनियन वुड हैव द पावर नेसेसरी टू रेज द फाइनेंसेस टू मैनेज दिस सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट अदर देन यूनियन सब्जेक्ट एंड रेसिडरी पावर वुड हैव इन प्रोविंस। जितना भी मतलब सब्जेक्ट है यूनियन सब्जेक्ट और रेसिडरी पावर के अलावा सारा जो है प्रोविंस में जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रोविंस को इसमें मतलब कि स्टेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, सेंटर को लूज बनाया गया था। द प्रिंसली स्टेट वुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट ऑन रेसिडरी पावर अदर देन दोज सीडेड टू बी यूनियन। तो प्रिंसली स्टेट को और ज़्यादा पावर दिया गया, क्योंकि तो अंग्रेज के अंदर थे नहीं, है ना, तो रेसिडरी पावर प्रिंसली स्टेट का प्रिंसली स्टेट में ही रहेगा, ऐसा बोला गया। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को वुड देन अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक बॉडी बनाए। विथ ईच प्रोविंस भी अलॉकेटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट, जिसमें हर एक प्रोविंस को स्पेशल सीट दिया गया। ठीक है, कि इस स्टेट से इतने लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, इस स्टेट से इतने लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, पॉपुलेशन के आधार पे। रफली रेशियो ऑफ 1 representative टू मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख पे 1 लोग को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्ट ऑफ 292 मेंबर्स। 292 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर थे प्रिंसली स्टेट थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 385 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऐसा प्रोविजन रखा है कि 385 मेंबर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, जिसमें 292 जो होंगे इंडिया से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से होंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे। ठीक है, द ब्रिटिश इंडिया मेंबर टू बी डिवाइडेड इनटू, ब्रिटिश इंडिया 292 उसको डिवाइड किया गया 210 जनरल, 78 मुस्लिम और 4 सिख के रूप में। इन द प्रिलिमिनरी मीटिंग द असेंबली वाज नॉट इलेक्ट ओनली अ चेयरमैन एंड द अदर ऑफिस बियरर बट ऑल्सो एन एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो मीटिंग करना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। द मेंबर सो इलेक्टेड विल डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस। तो जो मेंबर इलेक्ट होंगे उनको 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। सेक्शन ए फॉर द नॉन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज। सेक्शन ए में कौन से आएंगे? जो नॉन मुस्लिम, मतलब कि जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, मद्रास, ये सब। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या है? तो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी जैसे जो भी पाकिस्तान में इलाका है, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, NWFP, पंजाब, ये सब। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ बंगाल एंड असम। हेयर द मुस्लिम हैड अ स्मॉल मेजोरिटी ओवर द रेस्ट अमॉन्ग द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जैसे दिल्ली, अजमेर, मड़वार, कुर्ग, ये सब विल ज्वाइन इन ग्रुप ए, हेयर बलूचिस्तान वुड ज्वाइन इन ग्रुप बी। तो इस तरीके से ग्रुप ए, बी, सी 3 स्टेट में बांटा गया। ऑल दिस सेक्शन वुड हैव द अथॉरिटी टू ड्रॉ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अपना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी सेटअप करने का मतलब कि इन लोग का अधिकार होगा। ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन and setting up their provincial and sectional legislature executive. After the first general election, a province would come out of a group. After 10 year province would call for reconsideration of group और union constitution. तो इसमें ये सब प्रोविजन रखा गया था। द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस वाज डिवाइड टू सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। एक्चुअली ग्रुपिंग इसलिए कहा गया, जैसे यहाँ पे कहा गया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो जनरल से मतलब कि पूरे देश के लिए संविधान लिखेगा ना, स्टेट अपने लोकल संविधान भी लिख सकते हैं, अपने स्टेट अपने चलाने के लिए भी, है ना, जो स्टेट सब्जेक्ट है उन लोग के पास, तो उसके लिए भी अपना संविधान लिख सकते हैं। जैसे अभी स्टेट अपना कानून बनाता है ना असेंबली में पास करके, ठीक है, उसी तरीके का कुछ वहाँ पे दिया गया, कुछ थोड़ा सा लार्ज स्केल पे। और ये भी बोला कि ग्रुप ऑफ स्टेट भी बना सकते हैं, मतलब कुछ स्टेट ग्रुपिंग करके अपना संविधान बना सकते हैं, है ना। एक तो सेंट्रल लेवल पर बनेगा ही,
लेकिन कुछ स्टेट ग्रुपिंग करके भी अभी भी जैसे प्रोविजन होता है ना कि 2 या 2 से अधिक स्टेट जब कह देते हैं राज्यसभा में, मतलब 2 या 2 से अधिक रेजोल्यूशन पास करके बोलता है कि हमारे लिए केंद्र कानून बनाए, स्टेट सब्जेक्ट में तो बनाया जाता है अभी भी, तो उसी को थोड़ा अभी केंद्र कानून बनाता है, लेकिन उसमें बोला गया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट यदि चाहें तो आपस में अपने हिसाब से, अभी मान इमेजिन करके चलिए कि बिहार और झारखंड आपस में ग्रुपिंग करके बोले कि हम लोग अपना एक अलग मतलब कि एक कानून बनाते हैं जो हम दोनों अपने स्टेट पे ही लागू करेंगे। जैसे बिहार में अभी एग्जाम्पल के देख लीजिए कि बिहार में अभी शराब बंद है ना, झारखंड को ही बोले कि हम दोनों अपने स्टेट में शराब बंद कर लेते हैं, तो एक नया कानून बना गया कि ठीक है, यदि सेंटर बनाएगा उसको तो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि स्टेट अपने लेवल भी बना सकता है, ग्रुपिंग करके ही बना सकता है। ठीक है, वो ग्रुपिंग 10 साल के लिए एग्जिस्ट करेगा, 10 साल के बाद रिकन्सिडर करेगा कि ग्रुपिंग चलना है कि नहीं चलना है। तो एक्चुअली ग्रुपिंग जो है एक तरह से मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए बोला गया था कि जितने मुस्लिम वाले स्टेट है अपने ग्रुपिंग करके अपने लिए कानून बना लो तुम लोग, और सेंटर पे तो कम पावर है ही, बस डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स यही सब तो सेंटर के पास है, बाकी सारा पावर तो स्टेट में ही है ना। मतलब कि जो कैबिनेट मिशन था उसका ये कहना था। द कांग्रेस फर्दर वांटेड टू ग्रुपिंग टू बी ऑप्शनल, कांग्रेस जो है बोला कि नहीं ग्रुपिंग को ऑप्शनल किया जाए बिकॉज ऑफ अपोजिशन ऑफ NWFP एंड असम ऑफ देयर बीइंग ड्रैग्ड इनटू सेक्शन बी एंड सी। तो एक्चुअली सेक्शन बी और सी में असम को डाल दिया गया था, NWFP को डाल दिया गया था, ये दोनों नहीं चाहते थे कि हम लोग उधर जाएं, है ना, तो इसलिए इसको बोला कि नहीं उसी ग्रुपिंग को ऑप्शनल बनाया जाए। वेयर द लीग वांटेड टू ग्रुपिंग टू बी कंपलसरी, जबकि लीग चाहता था ग्रुपिंग कंपलसरी हो, है, क्योंकि उसको खुश करने के लिए बनाया गया था। द अकाली सिख अटैक्ड द प्रपोजल्स ऑन द ग्राउंड डेट द इंक्लूजन ऑफ सिख कम्युनिटी नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम ब्लॉक, तो सिख कम्युनिटी को बी ब्लॉक में रख दिया गया था, इसलिए अकाली लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि पंजाब को उसमें रखा गया था। वुड लीव सिख एट मर्सी ऑफ मुस्लिम एंड इंपेरियल सिख रीजन एंड कल्चर, क्या करें, तो सिखों लोगों का कहना था कि हमको ग्रुप बी में डाल दिया, मुस्लिम वाले में डाल दिया, तो हम लोग एक तरह से सिखों के भरोसे छोड़, मतलब कि मुस्लिमों के भरोसे छोड़ दिए हो। एक डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था मुस्लिम के द्वारा 30 जुलाई 1946, उस दिन घोषणा किया गया कि 16 अगस्त 46 को हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। ये इसलिए था मतलब कि जीना अपना पावर दिखाना चाहता था कि यदि पाकिस्तान नहीं बनेगा तो इस देश में हम क्या करवा सकते हैं। द बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय द लीग लीडर, बंगाल में जो गवर्नमेंट था लीग के लीडर थे, उसका नाम था HS सुहरावार्दी, है डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 पब्लिक हॉलीडे, उस दिन पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया। इन कलकत्ता एंड 16 अगस्त द लीग ऑर्गेनाइज पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल विच टर्न इनटू क्लैशेज एंड राइटिंग ऑल ओवर द सिटी। इसका आप डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था, तो 16 अगस्त 46 को मनाया गया था। इसका इमेज कुछ देखना हो तो गूगल करके देख लीजिए क्या हुआ था उस दिन, है ना। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, जैसे कैबिनेट मिशन में बोला गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है। ऑन 12 अगस्त 1946 द वायसराय लॉर्ड वेवेल इन्वाइटेड कांग्रेस टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो 12 अगस्त 46 को लॉर्ड वेवेल जो है कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में विच फाइनली केम इन टू बींग ऑन 2 सितंबर 46। द मुस्लिम लीग केप्ट आउट, तो मुस्लिम लीग इसमें बाहर रहा था, है ना, जो गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस चालू हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू उसके लीडरशिप में, मतलब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में वायसराय के मतलब बात को माना, लेकिन मुस्लिम लीग बाहर रहा। बाद में फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था, 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। ऑन 26 अक्टूबर 5 नॉमिनीज ऑफ लीग ज्वाइन द गवर्नमेंट, 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की तरफ से 5 मंत्री गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, और इनके ज्वाइन करने का मेन पर्पस था कि कांग्रेस को कुछ काम करने नहीं देना है, गवर्नमेंट को चलने नहीं देना है, बस भाड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग शुरू में तो काम करना ही रहता, 2 सितंबर को ही ज्वाइन कर लेता है ये लोग, लेकिन ये लोग 13 अक्टूबर को बोला कि हम भी ज्वाइन करेंगे, और 26 अक्टूबर को 5 मंत्री अपना भेजा। ठीक है, कांग्रेस अपॉइंटेड रिजाइन टू मेक रूम फॉर लीग नॉमिनीज, तो एक्चुअली पहले जब मुस्लिम लीग नहीं था तो सारा मिनिस्ट्रीज कांग्रेस के पास था, कांग्रेस अपना 5 मंत्री का इस्तीफा दिलवाया कि 5 मंत्री, ताकि लीग का मंत्री इस्तीफा ले सके, मतलब सदस्यता ले सके। 2 सीट्स पर ऑलरेडी वैकेंट, है ना, 2 सीट पहले ही वैकेंट था, और 3 आदमी रिजाइन किए, कौन कौन, तो सर शराफत अहमद खान, अली जाहिर और मिस्टर शरत बोस। ठीक है, शरत बोस, सॉरी, ये 3 आदमी जो है रिजाइन किए ताकि 5 जगह हो सके मुस्लिम लीग के लिए। तब इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था उसमें कौन सा मिनिस्ट्री किसके पास था, ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो जवाहरलाल नेहरू थे वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता था वायसराय होता था, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बन गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर यही रहे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया। ये जो है 1947 के बाद वाला नहीं है, याद रखिएगा, 1947 के पहले वाला मंत्रालय है ना, जो कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया है। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाइड मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर CH भाभा जो है वर्क एंड माइंस एंड पावर मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के पहले राजेंद्र प्रसाद कौन से मिनिस्ट्री में थे। आसफ अली रेलवे मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे लीग के तरफ से, ठीक है।
ये लीग की तरफ से थे। और उसके बाद लियाकत अली खान जब रिजाइन कर दिए तो उसके बाद सनमुगम छेत्री बने थे, ठीक है। और बाकी इधर लीग वाले हैं टीटी चुंदरीगढ़ कॉमर्स मिनिस्टर, अब्दुल राब निसार कम्युनिकेशन मिनिस्टर, गजनफार अली खान हेल्थ मिनिस्टर, जोगिंदर नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें मेन यहाँ पे 2-3 याद रखिएगा, वित्त मंत्री लियाकत अली खान और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी पूछा जाता है। तो इन लोग मतलब जो भी मुस्लिम लीग से 5 आदमी आए थे उन लोग का मेन टारगेट था, देखिए जैसे वित्त मंत्री को ही संभाल लिया, एक बड़ा सा पोस्ट ले लिया, है ना। जैसे अभी कोएलिशन गवर्नमेंट में कैसे होता है कि जो मेन प्रधानमंत्री बन गया, बाकी इंपॉर्टेंट पोस्ट कोई दूसरे मतलब कि दे दिया जाता है कोएलिशन वाले पार्टी को, उसी तरीके से। तो इन लोग का मेन काम था कि बस भाड़ना है। तो ये तो हो गया इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जो हम लोग 26 नवंबर 1946 में जो है सेटअप हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, कल इसका लास्ट वीडियो आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।